नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आजकल किसी का वीडियो बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। चलते फिरते लोग आपके वीडियो बना लेते हैं। कई बार आपको थोड़ी झेप भी होती है, कई बार आपको गुस्सा भी आता है कि कोई हमारा वीडियो बना के किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाल देता है हमारी मर्जी के बिना। आप सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, और कई बार इसके बहुत ही घातक परिणाम होते हैं, क्योंकि किस तरीके से आपके वीडियो का इस्तेमाल हुआ और परिप्रेक्ष्य क्या था, इससे आपके सम्मान, आपकी प्राइवेसी पर बहुत असर पड़ता है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को ऐसी परिस्थितियों में वीडियो उनका बना के और उनके साथ ब्लैकमेलिंग भी की जाती है। कई बहुत ही घटनाएं जो है अनहोनी हो जाती है। व्यक्ति खुद दबाव में आ जाता है जिसका वीडियो बना हुआ। तो इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हम और आप इसके बारे में, अपने अधिकार के बारे में नहीं जानते, अलर्ट नहीं है। आज के कार्यक्रम में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि किसी का वीडियो बनाना कितना जायज़ है, उसको सोशल मीडिया पर वायरल करना कितना जायज़ है, या अगर गलत है तो इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। प्राइवेसी का हर किसी का अपना एक अधिकार है, और अब आपको मालूम होगा कि भारत में राइट टू प्राइवेसी एक संवैधानिक अधिकार मान लिया गया है। तो यानी किसी की निजता का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। निजता का उल्लंघन माना जाएगा अगर बिना इजाज़त किसी का आप वीडियो उतार लेते हैं या फोटो उतार लेते हैं, तो ये भी एक वायलेशन ऑफ प्राइवेसी है। इसका आधार यह है कि सभी को सम्मान के साथ जीने का हक है। किसी की प्राइवेसी वायलेट होने से उसका सम्मान भंग होता है। इसलिए किसी का वीडियो लेके आप वायरल नहीं कर सकते बिना पूछे, बिना उसकी इजाज़त के, क्योंकि ये उसका हक है। ये नहीं कि उससे उसका कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा, लेकिन ये उसका हक है। और वीडियो के जरिए अगर आप किसी को शर्मिंदा करते हैं, यानी सिर्फ वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, वायरल करना या वीडियो लेना और दिखाना यही अपने आप में गलत है, लेकिन अगर उससे किसी को आप शर्मिंदा करते हैं, एम्बैरेस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये एक अपराध की श्रेणी में आता है और इसकी आपको सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है। तो आज कार्यक्रम में हम इन तमाम पहलुओं से इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपका परिचय अपने मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील, सॉलिसिटर किसलय पांडे जी हैं, साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब हमारे साथ हैं, और साइबर साइकोलॉजिस्ट निराली भाटिया हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले आप मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि शुरू में आप ये मान लें कि चलिए मैं ही बन जाता हूँ वो व्यक्ति जो वीडियो बनाता है। अब मैं कहीं बैठा हूँ या कहीं कुछ काम कर रहा हूँ, मेरे आसपास मुझे कुछ भी ऐसा दिखाई देता है जो मुझे लगता है कि अगर मैं इसे शूट कर लूँ और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दूँ तो ये काफ़ी चलेगा, लोग इसको देखेंगे। अब उसमें कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, इससे मुझे मतलब है नहीं। मैंने वो शूट किया और डाल दिया। तो किसलय जी, ये बताइए कि क्या मैंने कोई गलती की, और अगर गलती की तो उसका क्या नुकसान मुझे हो सकता है, कानून क्या कहता है? पहली बात तो श्रीवास्तव साहब, जो ये विषय आपने उठाया है ये बड़ा गंभीर है, और इतने सेंसिटिव विषय को उठाने के लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। दूसरा, जब तक कंप्लेंट नहीं आई है तब तक तो कोई पूछने नहीं आ रहा है आपसे। और अगर जिसकी आपने वीडियो बनाई उसने कंप्लेंट अगर फाइल कर दी तो 66E IT एक्ट में आपके खिलाफ मुकदमा तो चलेगा ही चलेगा, साथ साथ कई सारे जो रिलेटेबल लॉज है वो भी आपके अगेंस्ट इनिशिएट किए जा सकते हैं। मसलन 66E में तो आपको लगभग 3 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना तो है ही है, पर वो मुकदमा दर्ज होने के बाद आपके अगेंस्ट ईडी भी एक्टिवेट हो जाएगी। और अगर उस मुकदमे अगर मान लीजिए कि उस वीडियो में कुछ ऐसी चीजें भी आपने डाल दी हैं जो सब्जेक्ट है उसको ये फील होता है कि ये मेरा अपमान हुआ है, तो आपके अगेंस्ट फिर आईपीसी भी इन्वोक होगी, 499 500 आईपीसी भी इन्वोक हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और सिर्फ कंसेंट ही नहीं होनी चाहिए सब्जेक्ट की आपके पास, रिटर्न एक्सप्रेस कंसेंट लीजिए, उसके बाद आप उसे यूज करिए। चाहे आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे हो, चाहे आप उसे पैसा कमाने के लिए यूज कर रहे हो, या किसी भी पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, आपके पास रिटर्न एक्सप्रेस कंसेंट होना जरूरी है उस सब्जेक्ट की। जी निराली, ये बताइए कि मैं
ऐसा मुझे लगता है कि चलिए जो लोग प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसर हैं या सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि पैसे कमाते हैं, उनको तो बहुत कुछ मालूम होगा, नियम कानून सब मालूम होगा, कंसेंट लेते होंगे जैसा वकील साहब बता रहे हैं। लेकिन एक आम यूज़र के तौर पर मुझे भी अच्छा लगता है कि अगर मेरे वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएँ, बहुत कमेंट्स आएँ, वायरल हो जाएँ, तो इस लालच में हो सकता है कि मेरे से ये गलती हो या ये लालच मेरे मन में पैदा होता है। एक साइकोलॉजिस्ट के तौर पर आप बताइए कि मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि मैं भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और ये व्यूज़ बटोरूं और मुझे क्या मैं मतलब मेरे से गलती क्यों होती है, मैं अलर्ट क्यों नहीं हो पाता हूँ, मेरे भीतर ऐसी क्या चीज़ है, वो कौन सी चीज़ है जिसको पाने के लिए मैं ये गलती कर रहा हूँ? मतलब जी सोशल मीडिया ये जिस हिसाब से डिजाइन किया गया है, ये ना हमें साइकोलॉजिकली एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देता है। यानी वो हमारे ब्रेन में एक ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिसे डोपामिन कहते हैं, जो अब तो सोशल मीडिया की वजह से सबको पता है। वो हमें बार बार उत्सुक करता है कि वो चीज जिसमें हमें मजा आ रही है वो हम करते रहे। एंड इसी हिसाब से उसे डिजाइन किया गया है कि आप कंटेंट जनरेट करो, उसे 2-4 लोग देखेंगे, वैलिडेट करेंगे। शुरुआत होती है इतने कम नंबर से, फिर और लोग देखते हैं और लोग उसे वैलिडेट करते हैं, एंड आपका वो डोपामिन लेवल बढ़ता जाता है। यू आर नाउ सो एनग्रॉस्ड इन इट कि और करना है। एंड इसीलिए बाकी सारे जो रेड अलर्ट्स हैं हमारे या सोचने समझने की क्षमता है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, because we are operating out of that feeling, that overwhelming feeling, pleasure feeling। तो इस कारण भी हो जाता है। दूसरा है कि सोशल मीडिया में इतना आसान बना दिया है सबको कुछ ना कुछ बनने का, बिकॉज दैट होल प्लेटफॉर्म इज अबाउट यू। आप कौन हो, मतलब इट्स पूरा प्लेटफॉर्म अगर आप देखो जिस हिसाब से उसे डिजाइन किया गया, इट्स इम्पोर्टेंस सेल्फ के ऊपर इतना ज्यादा है कि हर किसी को ऐसा लगता है कि मैं भी फेमस बनूं, मैं भी कुछ करूं, चाहे टैलेंट हो ना हो। तो जिनमें टैलेंट नहीं होता है, जिन्हें शॉर्टकट्स चाहिए, वो भी ये सब चीजों पे गलत राह पे निकल जाते हैं कि जहां उन्हें ऐसा कुछ मसालेदार दिख गया, बस रिकॉर्ड कर लिया, कंसेंट का सोचते नहीं है एंड वायरल कर देते हैं। कि यू नो दैट होल थिंग ऑफ बीइंग द फर्स्ट वन, कि अगर सबसे पहले ये न्यूज मैंने बताई तो आई विल बिकम पॉपुलर जी। तो ये कुछ फैक्टर्स है, जैसे इंस्टेंट पॉपुलैरिटी मिल जाती है, एक उम्मीद रहती है कि मैं भी कुछ बन जाऊंगा, लाइक आई विल बिकम अ मिनी सेलिब्रिटी। दैट्स व्हाट ऑल इन्फ्लुएंसर्स आर टुडे। सो दीज पैरामीटर्स हमें बार बार ऐसी चीजें करने पे मजबूर कर देते हैं एंड एनकरेज दोनों, दैट वी स्टॉप थिंकिंग रैशनली, कॉन्सिक्वेंस सोचना हम भूल जाते हैं। दुग्गल साहब ये बताइए कि सोशल मीडिया पे इसके या आप कहें कि सोशल मीडिया के चलते मेरे अंदर ये ड्राइव पैदा होती है कि मैं मतलब नाहक वीडियो बनाता हूँ, जहाँ मुझे अधिकार नहीं है वहाँ पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ, और जिसका मैं वीडियो बनाता हूँ वो तो शिकार होता है, उसकी बात हम नेक्स्ट राउंड में करते हैं। लेकिन पहले मैं वीडियो बनाने वाले की इसके हिसाब से समझना चाहता हूँ। सोशल मीडिया पर इसको कैसे सेंसिटाइज करना चाहिए? क्या जो प्लेटफॉर्म्स है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी लोगों को अवेयर करें, और वो करते होंगे शायद, लेकिन क्या यूज़र को समझ में आती है वो बात जो असल में है, कानूनी पहलू हो या साइकोलॉजिकल हो या किसी भी तरीके से, इसको कैसे किया जाए कि लोग सेंसिटाइज हों? अभी तो फिलहाल एक नया दौर चल रहा है, भारत में कई नई क्रांति चल रही है, जिसे मैं बोल रहा हूँ ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। भारत की उल्टी की क्रांति, लोग उल्टी कर रहे हैं और उसी उल्टी में देख नहीं रहे कि मैं जो उल्टी डेटा की कर रहा हूँ, क्या वो डेटा मेरा है या किसी और का है। हाँ, मुझे उल्टी ज्यादा से ज्यादा करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करना है और उस होड़ में रहना है। अधिकांश तौर पर प्रॉब्लम यह आती है कि लोगों को लगता है कि भारतवर्ष में प्राइवेसी तो है ही नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हम सबको कह रखा है जस्टिस पुट्टास्वामी वाले ऐतिहासिक फैसले में कि हम सब भारतवासियों के जीवन जीने के मौलिक अधिकार में निजता का अधिकार शामिल है, लेकिन फिर भी हम पाते हैं कि लोगों की निजता के बारे में ज्यादा कोई सम्मान जैसी वैल्यूज विद्यमान नहीं उनको होते हैं, वो महसूस नहीं कर पाते। उन्हें लगता है मेरे पास कैमरा है, मेरे पास फोन है, मैं जहां और देखूंगा मैं ही सिकंदर हूं,
जो मैंने देख लिया वो मैंने कैप्चर कर लिया, मैं उसका हकदार बन जाता हूँ। ये मानसिकता एक है जिसको कहीं ना कहीं आपको मोड़ने की आवश्यकता है, उसको कम करने की जरूरत है। और उसमें मुझे लगता है कि ना केवल सरकार बल्कि सर्विस प्रोवाइडर्स एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऑलरेडी अब IT रूल्स 2021 आ चुके हैं जो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी वीडियो खींचता है जहां कहीं ना कहीं आपकी निजता के अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप लिखत में शिकायत करें उस सर्विस प्रोवाइडर के ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के तौर पे, और वो दायित्व करेगा कि अगले 15 दिनों में आपका ये जो कंटेंट है हटाया जा सके। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आप उपभोक्ताओं को ही ट्रेन कर दें या उनको सेंसिटाइज कर दें, वो ज्यादा अच्छा होगा। अब हमने देखा है कोविड-19 के बाद ज्यादा से ज्यादा भारतवासी सोशल मीडिया पर आ तो गए हैं, लेकिन भूल गए हैं कि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम भी साथ साथ उभर गई है। और इस गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम में जब वो भी अपने थोड़ा योगदान ही क्यों ना देते हैं उस गोल्डन एज के यज्ञ में, तो कहीं ना कहीं वो भी एक भागीदार है गलत कदम के। तो सेंसिटाइजेशन एकमात्र तरीका है। कानून की ऑब्वियसली बहुत ज्यादा कमी है, भारत के पास आज भी कोई विशिष्ट प्रकार का कोई प्राइवेसी संबंधी कानून नहीं है, इसलिए लोगों को लगता है कि मैं किसी और की प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर भी कर लूंगा तो क्या हुआ। लोगों को अच्छा ऐसा लगता है कि चलिए मैं ब्लू फिल्म नहीं बनाता हूँ बिकॉज वहां पर मैं आ जाऊंगा कानून के दायरे में, लेकिन कोई बंदा कहीं बैठा है, मैं उसकी फोटो कहीं और से खींच सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। ये कहीं ना कहीं लोगों को मानसिकता की बदलाव की जरूरत होगी, और उसमें सर्विस प्रोवाइडर्स एक अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर पाएंगे। आप जो अभी फिलहाल वीडियो भी दिखा रहे हैं, इसमें भी आपके कैमरामैन ने अलग अलग लोगों को कैप्चर किया है बिना उनको बताए हुए, और शायद इसी बात को देखते हुए और लोग भी इस तरह की वीडियो को प्रकाशित करते हैं। मुझे लगता है एक कॉमन रिस्पेक्ट का जो एथिकल स्टैंडर्ड है टुवर्ड्स पीपल एंड देयर प्राइवेसी, वो अत्यंत जरूरी है आज के संदर्भ में। और ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टेक होल्डर्स को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो लोगों के डेटा, लोगों की निजता, लोगों के प्राइवेट मोमेंट्स, उनकी प्राइवेट स्पेस का सम्मान करें। जी, तो दुग्गल साहब की आखिरी लाइन पे थोड़ा गौर कीजिएगा। निजता का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मेरी तस्वीर उतार रहे हैं तो ये निजता का उल्लंघन है। प्राइवेट स्पेस की भी बात है। प्राइवेसी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमें सीखना पड़ेगा, सिर्फ सोशल मीडिया के लिए या वीडियोग्राफी के लिए नहीं, वैसे भी इन जनरल बहुत कमज़ोर है। दुग्गल साहब ने शुरू में ही इस बात को हाईलाइट किया। अब हम समस्या के दूसरे पहलू की तरफ आते हैं। देखिए, कई बार बहुत सीरियस इसके इम्प्लीकेशंस होते हैं कि स्कूल में बच्चों की दोस्ती थी या उनके बीच कुछ भी था, उसको बच्चों के शायद कुछ प्राइवेट मोमेंट्स होंगे, शूट कर लिया, उसके बाद उसके बेसिस पे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, बच्चे दबाव में आ गए और बच्चों ने गलत कदम उठा लिया। निराली, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि कभी भी अगर हम ऑफेंडेड फील करते हैं सोशल मीडिया पर, या फिर टारगेटेड फील करते हैं, या हमारा कोई कुछ हमारा वायरल हो जाता है, तो हमारे दिमाग पर असर जो पड़ता है, एक तो हमने ये सीखा नहीं कि सोशल मीडिया के साथ हमारा साइकोलॉजिकल इंटरेक्शन कैसे होगा, क्योंकि नई नई चीज़ है, अभी लोग उसको समझ नहीं पाए, तो दबाव में आ जाते हैं लोग। अगर कभी इस तरीके का प्रेशर फील होता है, हमारी प्राइवेसी को वायलेट करके हमें एक कंटेंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, सबसे पहले अपने दिमाग को, खुद को हम कैसे संभालें निराली? ये जो सोशल मीडिया के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू होने वाले घाव हैं, वो ना दिखाई नहीं देते, तो कहीं से लोगों को वो एम्पैथी नहीं मिलती है, और कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग आ जाती है कि इसको मैंने ही आई हैव इनवाइटेड दिस, कि आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल। मतलब हम गिल्ट में चले जाते हैं, गिल्ट में, एम्बैरेसमेंट में। इसीलिए सबसे पहला ख्याल आता है होपलेसनेस। दूसरा ये आता है कि ये दर्द जो है वो अंदरूनी होता है, बाहर शक्ल पे नहीं दिखाई देता है, तो अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वो समझ नहीं पाएंगे और मुझे जज करेंगे। तो बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ जजमेंट लोग नहीं बोल पाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चों के केसेस आते हैं जिनसे ऑनलाइन गलतियां हो जाती हैं। उन्होंने किसी स्ट्रेंजर से फोटो शेयर कर दिया और अब वो डरते हैं, पर उनका सबसे पहला स्टेटमेंट होता है कि प्लीज हमारे माँ बाप को ना बताया जाए, क्योंकि वो हमारा फोन ले लेंगे, इंटरनेट बंद कर लेंगे, या हमें ही डांट पड़ जाएगी। सो एज अ सोसाइटी, एज इंडिविजुअल्स, एज पेरेंट्स, एज ऑर्गेनाइजेशंस, हमें ये समझना चाहिए कि ये न्यू एज चैलेंजेस हैं,
शेयर करना, मोमेंट्स रिकॉर्ड करना अब ये आम बात होते जा रही है। लेकिन इसके अराउंड एजुकेशन कि अगर इसमें कुछ लीक होता है, कुछ रिस्क है, तो उस चीज पे सेंसिटाइज करना बहुत जरूरी है। अगर हम उसमें से जजमेंट हटा लेंगे, अपने आप एम्बेरसमेंट कम हो जाएगी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज के मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो करना क्या है अगर ऐसा कुछ हो गया। वो बहुत हर्ट फील होते हैं, हमें लिखते हैं कि मुझे ऑफेंडर कौन है पता करना है, लेकिन फिर खुद ही आधे घंटे बाद मायूस हो जाते हैं कि एनीवेज अनोनिमिटी के कारण हमें पता नहीं चलेगा कि कौन है, एंड पता चल भी गया तो आगे क्या, क्योंकि जब मैं कानून के पास जाऊंगी तो वापस मुझे उसी के थ्रू जाना पड़ेगा, वापस मेरी पिक्चर्स सर्कुलेट होंगी और लोग देखेंगे। तो ये डर के कारण भी लोग बात नहीं करते हैं, स्पेशली विमेन, यू नो, कि अगर मेरी कोई फोटो लीक हुई है एंड इफ आई हैव टू गो टू द पुलिस, आई हैव टू एक्सप्लेन टू देम कि ये फोटो क्यों थी। मुझसे सवाल पूछे जाते हैं कि मैंने शेयर क्यों की। इंस्टेड ऑफ आस्किंग मी कि आप रिलैक्स रहो, हम ढूंढेंगे और फिर बाद में सवाल करेंगे। तो इस गैप की वजह से हम नहीं बोल पाते हैं, एंड देन होपलेसनेस इतनी बढ़ जाती है कि एक लास्ट रिजॉर्ट लगता है कि ये सबसे बाहर निकलने में कि चलो जीना छोड़ दिया जाए। जी जी, तो बहुत गंभीर भी इसके परिणाम हो सकते हैं, जिसको हम बहुत छोटी सी बात मानते हैं, और ये कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जो सबके लिए नई है। यहाँ कोई उस्ताद नहीं है। दूसरी बात यह है कि दीवार इतनी भयानक है कि आप देखते हैं फ्रॉड होते हैं और उनको क्रैक करना भी कितना मुश्किल होता है। तो इसलिए सावधानी यहाँ पर सबसे बड़ा हथियार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें राहत कहाँ से मिली, कानून का पहलू क्या है और व्यवहारिक पहलू क्या है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। आज हम बात कर रहे हैं कि किसी का बिना पूछे, बिना इजाज़त लिए वीडियो बनाना, फोटोग्राफ निकालना, ये गलत है और अपराध की श्रेणी में भी आता है। इसकी वजह से आपको सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकती है, कानून के मुजरिम बन सकते हैं आप। लेकिन हम बात कर रहे थे कि जो इसका शिकार हो जाते हैं वो क्या करें। निराली भाटिया ने हमें बताया कि आपको पहले तो गिल्ट में नहीं आना है, क्योंकि ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसकी वजह से ज़्यादा प्रेशर आप पर बनता है कि आप गिल्ट में आ जाओ, तो गिल्ट में नहीं आना है। दूसरी चीज़ है कि बताने से नहीं डरना है, डरना नहीं है क्योंकि आपने कुछ किया नहीं है। अब इससे बात आगे बढ़ाते हैं। किसले जी, ये बताइए, आपने भी धाराएं गिना दी, हम भी लिख के चला रहे हैं, लेकिन लीगल जो कोर्स होता है उसका अपना एक तरीका होता है, प्रैक्टिकल तरीका भी होता है कि अभी जैसे किसी से विवाद होता है तो हम पहले बातचीत करते हैं, फिर उसके बाद जब उससे मामला नहीं संभलता तो हम कानूनी नोटिस भेजते हैं, और जब उस पर भी सही जवाब नहीं मिलता तब फिर हम जाते हैं प्रोसीडिंग्स के लिए। तो ये इस तरीके के मामलों में क्या सुझाव आप देंगे, क्या अप्रोच होना चाहिए कोई व्यक्ति अगर पीड़ित होता है तो? देखिए, आपने बात एक कहा प्रैक्टिकल अप्रोच की। यहाँ पे जो जैसे ही आप कोई क्राइम स्पॉट करें, इमीडिएटली आपको लोकल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करना चाहिए, एक कंप्लेंट बना के या एक ईमेल बना के। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी होगा कि आप इमीडिएटली जो साइबर क्राइम पोर्टल्स हैं उन पे आप ये ऑफेंस रिपोर्ट करें, क्योंकि जब तक आप ये सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर करेंगे, हो सकता है कि ये और ज्यादा वायरल हो जाए, वो और जगह कॉपी हो जाए, फिर उसको लोकेट करने में टाइम लगेगा, आपको जो हार्म है वो उसकी जो क्वांटम है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इमीडिएटली डैमेज कंट्रोल के लिए आप मेल कर रहे हैं मीडिएटर को, बिल्कुल करिए। आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिसने अपलोड किया, बिल्कुल करिए, पर साथ साथ इमीडिएटली लोकल पुलिस स्टेशन को या जो साइबर क्राइम पोर्टल है वहां पे इमीडिएटली इसकी रिपोर्ट करना चाहिए, ताकि अगर वो लोग एक्शन लेने में देर कर भी रहे हैं तो कम से कम दोनों हाथ आपके खाली न रहें, एक हाथ से आपको रिलीफ मिल जाए। और अगर मान लीजिए कि आपने पोर्टल पर रिपोर्ट कर लिया है या साइबर क्राइम की लोकल पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट कर दिया है और उसका भी स्क्रीनशॉट आप जो प्लेटफॉर्म है जहां पे ये कैटर हो रहा है उसको आप देते हैं, तो वो और ज्यादा त्वरित कार्रवाई करेगा और ज्यादा सीरियसली आपके क्लेम को लेगा।
सो इस तरह से बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। जी, तो दुग्गल साहब, इसी सवाल को सोशल मीडिया यूज़र के पर्सपेक्टिव से और प्लेटफॉर्म के पर्सपेक्टिव से ज़रा समझाइए, क्योंकि जब हम कोई रिपोर्ट करना चाहते हैं किसी पोस्ट को, तो हमारे पास 7, 8, 10 ऑप्शन आते हैं, और शुरू में हमने देखा था कि कम थे ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन थे। अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, उसमें हैरासमेंट को ऐड कर लिया है और भी कुछ चीज़ें ऐड कर ली है। तो सोशल मीडिया पे हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे वो कुछ भी हो सकता है, व्हाट्सएप भी हो सकता है, और वो जो ओपन मीडियम है हमारे पास फेसबुक जैसे, वो भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या स्मार्टनेस रखनी चाहिए इस तरह की कोई भी बात हो तो? पहली बात जो एक उपभोक्ता होने के नाते हमें सोशल मीडिया पर याद रखनी है कि हमें सोशल मीडिया पर चुप नहीं बैठना है। अगर हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज आई है जो मेरी निजता के अधिकार का हनन करती है, तो उसके बारे में रिपोर्ट करना है। अब आईटी रूल्स 2021 आ चुके हैं, जिनका संशोधन अभी 6 अप्रैल 2023 में भी हुआ है, और इन रूल्स के तहत अब जितने भी ये सोशल मीडिया कंपनीज हैं और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो एक ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्थापित करें। तो जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, उन्होंने एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म स्थापित कर दिया है, ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त कर दिया है, और कानून आपको कहता है कि अगर आपको लगता है कि आपकी निजता के अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप इस ग्रीवेंस ऑफिसर के यहाँ ग्रीवेंस पिटिशन दाखिल करिए ऑनलाइन, इन्हीं वेबसाइट पर ही। और कानून उन्हें कहता है कि अगर तो ऐसा कंटेंट है जो अश्लीलता के साथ डील करता है, तब तो 24 घंटों में ये सर्विस प्रोवाइडर को रिमूव करना होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कंटेंट है जो अश्लील नहीं है, तो वो 15 दिनों में उसकी जो रिड्रेस मैकेनिज्म होना है वो किया जाना पड़ेगा। अगर आप संतुष्ट ना होंगे तो आप अपील भी कर सकते हैं ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी की ओर। ये तो पहली बात। दूसरी बात, जब आप पाते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा कोई कंटेंट सोशल मीडिया पर प्रकाशित हो चुका है जो आपकी निजता का हनन कर रहा है, तो साथ ही साथ आपका ये भी दायित्व बनता है कि आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाएं, cybercrime.gov.in, और वहां पर भी एक साइबर क्राइम दर्ज करें। और साथ ही साथ जो कुछ भी अगर कंटेंट है तो उसकी फोटोज भी अपलोड वहां जरूर करें। इसकी ठीक खास बात यह है कि जैसे आप उसे दर्ज करेंगे, एक एक्नॉलेजमेंट सरकार की ओर से आपके कंप्यूटर सिस्टम पर आ जाएगी, जो आपके लिए एक सरकारी सबूत हो जाएगा कि आपने इसको रिपोर्ट किया है। और अगर आप वहां पर भी नहीं जाना चाहते तो अपने लोकल थाने में जा सकते हैं और वहां पर रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब है रिस्पॉन्सिव मैकेनिज्म। ज्यादा प्रोएक्टिव तरीका तो ये होगा कि हम खुद थोड़े ज्यादा केयरफुल हो जाएं, सावधान हो जाएं, सतर्क हों, अपनी जानकारी केवल नीड टू नो बेसिस पर ही शेयर करें। बहुत पुरानी फिल्म आती थी आनंद की, जहां पर हम देखते राजेश खन्ना एकदम रोड पे चलते हुए जॉनी वॉकर के कंधे पर थप्पड़ मारता है, दोनों दोस्त बच जाते हैं। इस तरह की चीज जिंदगी में होती नहीं है, और ना ही उनको हम ढूंढने का प्रयास करें, ना ही और लोगों के साथ अपने प्राइवेट मोमेंट्स, अपनी प्राइवेट तस्वीरें या अपनी पर्सनल तस्वीरें शेयर करें, क्योंकि उनका दुरुपयोग कहीं ना कहीं हो सकता है। तो जितने कम हम सतर्क, हम जितने ज्यादा जागरूक होंगे, उतने कम हम इस तरह की विक्टिम्स होंगे साइबर क्राइम्स के। जी, तो चूंकि समय समाप्त हो रहा है, तो कार्यक्रम को यहाँ वाइंड अप करना होगा, मेहमानों का शुक्रिया कहना होगा, लेकिन इसके साथ साथ एक बात कि इसके जो गंभीर नतीजे हम देखते हैं, वो सबसे ज़्यादा उसके लिए वल्नरेबल 2 क्लास है, एक बच्चे और एक महिलाएं। तो ख़ास करके बच्चों के बारे में अलर्ट रहिए। अगर आपने अपने बच्चों को सोशल मीडिया दिया है तो ज़रूर मॉनिटर करिए कि कहीं वो किसी गलत रास्ते ना जा रहा हो, या कोई गलत व्यक्ति उसके ऊपर नज़र गड़ा के ना बैठा हो। अगर कुछ ऐसा लगता है तो बहुत ही तरीके से इसको प्रोफेशनल्स की मदद से डील करें। कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।